रिम्स 2 के लिए नगड़ी में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ पहले बीजेपी की ओर से बाबूलाल मरांडी आए थे। अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आए हैं। उनका दावा है कि 24 अगस्त को वे स्थानीय किसानों के हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन में शामिल होंगे और रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर हल भी चलाएंगे। सवाल है, चंपई का आंदोलन ग्रामीणों के हको हुकूक की जंग है या विपक्षी पार्टी बीजेपी की राजनीति के वो एक मोहरे हैं जिन्हें सियासत के बिसात पर शाह और मात की चाल चलनी है। इसी मुद्दे पर हम आज आपका फेवरेट टॉक शो लेकर आए हैं, टू द पॉइंट। तो रिम्स 2 एक बार फिर विवादों में घिर गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नगड़ी गांव का दौरा किया। वहां से लौटने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया है कि 24 अगस्त को सैकड़ों किसान और आदिवासी नगड़ी में सरकार की घेराबंदी वाली जमीन में हल चलाएंगे। चंपई से उलगुलान करार दे रहे हैं। रिम्स 2 के खिलाफ नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के संघर्ष को ताकत मिली है। किसानों की जमीन बचाने के संघर्ष में अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल हो गए हैं। स्थानीय लोगों से पूरी बात समझने के बाद चंपई सोरेन से रूबरू हुए तो उन्होंने ऐलान किया कि 24 अगस्त को किसान और आदिवासी समुदाय के लोग हल लेकर विवादित जमीन के पास पहुंचेंगे और उलगुलान करेंगे। उन्होंने कहा कि वो रिम्स 2 के निर्माण के खिलाफ नहीं है, पर किसानों की जमीन को अनुचित तरीके से लेने वालों के खिलाफ उनका विरोध है और होगा। पिछले साल तक इन लोग अपना खेती किया है और इस साल अचानक जनवरी या फरवरी में तार से बाउंड्री कर दिया है। नगड़ी के ग्रामीण किसानों को वहां जाने के रोक दिया गया। ये क्या विडंबना है नगरी के जनता का साथ, क्या गुनाह किया है? कुछ तो सार्वजनिक भी करो। कितना जमीन लिया है, नहीं लिया है, या जिला के स्तर से सार्वजनिक करे या भू अर्जन पदाधिकारी लोग करे या कोई विभाग तो करे। अब उस नगरी ग्राम का किसान अब खेती इस साल नहीं कर रहा है, इसका हर्जाना कौन देगा? चंपई सोरेन का कहना है कि पिछले साल तक इस जमीन पर किसान खेती कर रहे थे। सरकार ने बगैर नोटिस दिए जमीन की घेराबंदी कर दी। 3 फसली जमीन पर खेती तो सरकार ने रोक दी, लेकिन किसान के नुकसान की भरपाई नहीं हुई। ऐसा क्यों? सरकार चाहे तो स्मार्ट सिटी की जमीन ले सकती है, लेकिन 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून और ग्राम सभा के नियमों का उल्लंघन कर सरकार क्या साबित करना चाहती है? चंपई ने सवाल उठाया कि जब प्लानिंग की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक होती है, तब नगड़ी में हाल तक जमीन की खरीद बिक्री कैसे जारी थी? और सरकार ये क्यों नहीं बता रही है कि गांव में किस किसान की कितनी जमीन अधिग्रहित की गई है? मैं तो समझता हूं हमारे विरोधी जो भी हैं, और कम से कम चंपई दास से ऐसी उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं। एक रिम्स आज पूरे राज्य का भार उठाता है और रिम्स का कायाकल्प करने की भी योजना राज्य सरकार ने बना रखी है, लेकिन उसका पूरी तरह से कायाकल्प, अभी तो 300 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हो चुकी, लेकिन हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री महोदय हेमंत जी का मानना है कि उस पूरे अस्पताल का हम कायाकल्प तभी कर पाएंगे जब हम एक दूसरा रिम्स बना लेंगे। अरे जमीन की बात आप कर रहे हैं, जमीन जिस समय आदिवासियों की पत्थलगड़ी का मामला था, 20,000 आदिवासी पर केस हुआ था, उसी दल में ये चले गए हैं। तो कम से कम आदिवासी की आड़ लेकर ये राजनीति न करें। चंपई सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उनको लगा कि मेरा बेटा भी विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ज्वाइन तो करवा लिया, लेकिन आज तक उनको कोई काम नहीं दिया। अभी तक वो लाइन में लगे हुए थे कि हम किसी तरह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं, नहीं तो प्रतिपक्ष का नेता हमको बना दे। तो भारतीय जनता पार्टी ने चंपई सोरेन जी के साथ वो भी काम नहीं किया। तब वो बेचारे क्या करेंगे? अब वो अपना दुकान चला रहे हैं, कभी हल लेकर के निकलेंगे, कभी थाली लेकर के निकलेंगे, कभी कटोरा लेकर के निकलेंगे। हमें लगता है कि चंपई सोरेन जी निकले
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार जगह डिसाइड की हुई है और जहां जगह डिसाइड है रिम्स पार्ट 2 वहीं बनेगा। पहले सुकरहुट्टू और अब नगड़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 10,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना रिम्स 2 के लिए जमीन का अधिग्रहण बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। इसका विरोध बीजेपी तो कर ही रही है, सरकार के अंदर सहयोगी दल के कई नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। जाहिर है रिम्स 2 पर राजनीति फिलहाल कम होने के आसार नजर नहीं आते। सत्यव्रत किरण के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो 24 तारीख को उलगुलान होगा, जैसा पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि वो ग्रामीणों के साथ, किसानों के साथ जो ज़मीन है जिसे अधिग्रहित किया गया वहां पर वो हल जोतेंगे। और इसको लेकर एक बार फिर झारखंड की सियासत रिम्स 2 के नाम पर गर्मा गई है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जोड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। मृत्युंजय जी बहुत स्वागत है आपका। अख्तर अली साहब हैं, कांग्रेस के नेता। अख्तर साहब बहुत स्वागत है। और प्रेमशाही मुंडा जी हैं, आदिवासी जन परिषद से। प्रेमशाही दादा बहुत स्वागत है आपका। दादा ही से शुरुआत करते हैं। दादा, ज़मीन को लेकर विवाद हो रहा है और बहुत ऐसे विवाद हैं आप लोगों ने देखे हैं, सरकारें किसी की भी रहे, ज़मीन अधिग्रहण जब हो रहा है तो किस तरह का विवाद हो रहा है। यहाँ पूरा मामला फंसता चला जा रहा है, इसलिए फंसता चला जा रहा है कि कहीं से कोई जवाब, सटीक जवाब नहीं आ रहा। बीओयू के नाम पर 1954 में अधिग्रहित की गई, बीओयू से जब पूछा जाता है तो बीओयू अनभिज्ञता जताता है। क्या पूरा मामला है, क्यों विवाद है इस पे? हाँ जोहार, मैं ये कहना चाहता हूँ नगरी जमीन के मसले पर जिस प्रकार से कांग्रेस का जो बयान आ रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान आ रहा है, ये बस जान लीजिए कि कोई भी जमीन को अधिग्रहण किया जाता है तो सबसे पहले नियम कानून सम्मत होना चाहिए। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का एक भी कानून का इन्होंने पालन नहीं किया है, जबकि स्पष्ट कहा गया है कि यदि आप 5 साल जमीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो स्वतः वापस हो जाती है। दूसरी बार पेशा कानून के तहत जो है ग्राम सभा की जो है सहमति ली जाती है, सोशल कॉन्फिडेंस ली जाती है। लेकिन देखे कि ये जो लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई 2012 में भी हमारे ऋषि गुरु जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कहा था ये खेती योग्य जमीन है, इसको दो। और सबसे बड़ी चीज है कि आप महाराज, आप यहाँ के कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, मुक्ति मोर्चा भी राज्य की पार्टी है, इतनी आदिवासियों की संवेदनशील नहीं है कि जो है जैसे रोड में पार हुए जमीन देखे खेती हरी जमीन तो आप बोलते हैं कि रिम्स नहीं बनेगा। हम लोग विकास के विरोधी नहीं है। आपको यदि रिम्स बनाना है तो अगल बगल बहुत सारे जमीन जो है आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरह का आदिवासी मामले पर वायलेशन करके, एग्रीकल्चर जमीन को वायलेशन करके आप जो है कितने बार हमारे रहित लोग आपके पास गए, मेमोरेंडम दिए, बात किए, आप वो कहीं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदिवासी को समाप्त करने के लिए रिम्स 2 के मामले पर करेंगे, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बात 24 तारीख को हम लोग को रोड में उतरने का, तो निश्चित रूप से हम लोग हल जोतेंगे और रोपा भी रोपेंगे। बहुत सारे आदिवासी संगठन उतरने वाले हैं और बहुत सारे जो है ग्राम सभा के सदस्य उतरने वाले हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी जो है हमारे गुरु जी शहादत हुए हैं, और शहादत होने के बाद अभी मुख्यमंत्री हमारे कभी लाठी देकर गांधीवादी की तरह जो फोटो खिंचवा रहे थे, वो कभी हम बहुत आदिवासी पर काम करेंगे, इस पर सोचना चाहिए। यदि आप उस जमीन को आप छीनेंगे तो हम समझते हैं कि गुरु जी का आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपकी सरकार को, गठबंधन की सरकार को, उन्हें विचार करना चाहिए, आदिवासियों पर बात करना चाहिए। जबकि भूमि अधिग्रहण की बात है तो भूमि अधिग्रहण अभी तक कोई दस्तावेजीकरण नहीं है। उसमें प्रथम मुख्यमंत्री थे कृष्ण सिंह, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जितना हमको जमीन लेना था यूनिवर्सिटी के लिए हम ले लिए, लेकिन अन्य जमीन को रिम्स की बात आ जा रही है, अब कभी भी आ जा रही है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए, अन्यथा आंदोलन जितने भी आंदोलन देखे हैं आदिवासी संघर्ष को। चलिए हम लौटते हैं आपके पास। दादा आते हैं आपके पास। अख्तर अली साहब का रुख करते हैं। अख्तर अली साहब, प्रेमशाही मुंडा साहब जो कह रहे हैं, जो रैयत कह रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है कि भाई हम रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ज़मीन का जो खेती योग्य ज़मीन है उसके अधिग्रहण को लेकर विरोध कर रहे हैं। आप रिम्स 2 बनाइए, कहीं दूसरी जगह ले जाइए, जो बंजर ज़मीन है वहाँ पर ले जाइए, लेकिन कांग्रेस एक स्टैंड पर एकदम कायम है। अभी राकेश सिन्हा मीडिया प्रभारी हैं,
महासचिव हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जहाँ चिन्हित हुई है वहीं पर होगा। क्या ऐसे काम होता है क्या? देखिए, रिम्स 2 आज झारखंड के लिए ज़रूरी है। जितना बोझ है आज रिम्स में जी, और रिम्स 2 बनेगा तो स्वाभाविक तौर पे उसका बोझ भी कम होगा और नए उपकरणों के साथ में, नई तकनीकी के साथ में सुपर स्पेशलिस्ट ये ज़रूरी है। MBBS PG का छात्र यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो डॉक्टरों का भी कमी होगा यहाँ पर। रही बात ज़मीन अधिग्रहित की, तो मैं प्रेम शाही जी से ये जानना चाहूँगा कि 2012 में अर्जुन मुंडा की सरकार, 2010 में ही अर्जुन मुंडा की जब सरकार थी, उन्होंने उसी नगड़ी मौजा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का स्थापना केंद्र ने जब दिया था जगह कि आप जगह दो, मैं यहाँ पर नेशनल लॉ कॉलेज बनाऊँगा, तो उस वक्त आज निर्माण है वहाँ पर नेशनल लॉ कॉलेज बन गया। उसी एग्रीकल्चर ज़मीन के ही है या नगरी मौजा में के ही है। फिर वहीं से गुजर रही है रिंग रोड, जो पिछला रघुवर दास की जो सरकार थी, उन्होंने वहाँ पर बहुत दिनों तक मामला विवादित रहा। उसके बाद में ज़मीन भी अधिग्रहित हुई और कितने लोगों को वहाँ से मुआवजा रघुवर दास ने दिलाया था उस ज़मीन से। अगर इनकी रैयतों की ज़मीन थी तो वहाँ से जो रिंग रोड गुजरा, तो उस रिंग रोड गुजरने में कितने लोगों को मुआवजा मिला। मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनकी ज़मीन वहाँ पर गई है, लगभग 5 एकड़ ऐसा ज़मीन हमारे भी रिश्तेदार का वहाँ पर ज़मीन अधिग्रहित है। और लोगों ने बताया कि उस ज़माने में हमको लगभग 1700 रुपया मुआवजा के तौर पे मिला था सरकार के तरफ से। अब बनना तो है रिम्स 2 झारखंड का, और स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन बीजेपी है, इनको राजनीति करनी है कि कोई भी अच्छा काम अगर हेमंत सरकार और इंडिया गठबंधन के द्वारा अगर किया जाएगा तो हमको किसी तरह से वहाँ विरोध करना है। अगर विरोध उस वक्त अगर ये लोग किए रहते, लॉ यूनिवर्सिटी नहीं बनाए होते, रिंग रोड वहाँ से गुजरता हुआ नहीं होता और मुआवजा वहाँ के रैयतों को उस रिंग रोड का मुआवजा मिला हुआ होता, लॉ यूनिवर्सिटी बनने के बाद कितना वहाँ का स्थानीय लोगों को वहाँ पर रोज़गार दिया गया, ये सब भी देखने की बात है। आज रिम्स 2 उसी भूखंड में, उसी मौजा में बन रहा है जहाँ पर लॉ यूनिवर्सिटी बना है, तो इसे भी ध्यान देना चाहिए। वहाँ का ग्राम वासियों से पहले सरकार का नुमाइंदगी जो भी करने वाले थे, स्थानीय प्रतिनिधि हो या सरकार के तरफ से लोगों को भेजा गया था, उन लोगों ने खुले दिल से इसका स्वागत किया था, बनना चाहिए। लेकिन कुछ शर्तें थी उन लोगों का, आज भी बैठक हुई थी, उसमें भी उन लोगों ने कुछ शर्तों को रखा है। सरकार उस पर गंभीर है, उनके शर्तों को पूरा किया जाएगा और फिर आगे देखा जाएगा। उम्मीद है कि वहीं पर रिम्स 2 बनेगी, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उम्मीद है सरकार उसको ज़रूर पूरा भी कर। चलिए, ये थोड़ा प्रैक्टिकल टोन अब लग रहा है आपका कि हाँ भाई, जो ग्रीवेंसेस हैं उनसे बातचीत हो रही है और उसको इशू किया जाएगा, उनके इश्यूज़ के जो है ज़मीन को लेकर उसे एड्रेस किया जाएगा और वहाँ पर उम्मीद है कि रिम्स 2 बने जब ग्रामीण किसान सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ भाई सरकार हमारी बातों को सुन रही। मृत्युंजय जी का रुख करते। मृत्युंजय जी, जो बात अख्तर अली साहब ने उठाई है ये तो कहीं से जायज़ भी लग रही है कि सरकारें किसी की भी रहे, सूरत हाल यही देखने को मिलता है। वो आंदोलन आपको याद होगा, लाठी चली और कितने लोग घायल हुए और कितने लोगों के खिलाफ केस हुआ। उस वक्त भी तो ज़मीन अधिग्रहण का मामला था, उस वक्त आप लोगों को आदिवासियों का दर्द नहीं आया। अभी रिम्स 2 के इस मामले में 2 पूर्व मुख्यमंत्री उतर गए हैं सड़क पर और चैलेंज है सीधे सरकार को। तो सरकारें किसी की भी रहे, ये चीज़ होती रहती है मृत्युंजय जी। नहीं, थोड़ा केस बाय केस आपको देखना होगा, सारे केसेस को इक्वेट नहीं कर सकते। इनफैक्ट प्रेम शाही जी ने बहुत क्लियरली उसको बोल दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा कि जिस जमीन की हम लोग बात कर रहे हैं उस पे करीब करीब 250 परिवार वहां पे निर्भर है। और 250 परिवार किस चीज के लिए निर्भर है? खेती के लिए निर्भर है। इन 250 परिवारों ने पिछले साल तक वहां खेती की है। आप अधिग्रहण की बात करते हैं, मान भी लेते हैं, जब ये भू अर्जन विभाग में RTI डालते हैं, भू अर्जन विभाग अभी तक ये नहीं बता पाया है कि अधिग्रहण हुआ है या नहीं, तो उसके आगे की तो प्रक्रिया छोड़ ही दीजिए। दूसरा, अगर अधिग्रहण हुआ भी होता, मान लीजिए वर्स्ट केस में, तो मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा 1 रुपया आज तक नहीं मिला, ये दूसरा।
थर्ड पॉइंट, मान लीजिए अगर अधिग्रहण भी हो गया होता, मुआवजा भी मिल गया होता, फिर भी आप ही का रूल है कि 5 साल में अगर वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है तो आपको वो वापस करना पड़ेगा। तो मल्टीपल लेवल्स पे टेक्निकली देखिए आप इसको शायद जी, कि वहां पे एक प्रकार से जैसे है कि अब मुझे मन कर गया है तो मैं वहीं पे बनाऊंगा, एक हठ धर्मिता है स्वास्थ्य मंत्री की या मुख्यमंत्री की। दूसरी तरफ हम सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, ये भी देखिए आप, भाजपा विरोध नहीं कर रही है, वहां के जो किसान है उन्होंने एक संघर्ष समिति बनाई है, नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति। उन्होंने अप्रोच किया चंपई सोरेन जी को कि उस दिन हम लोग 24 तारीख को हल जोतने जा रहे हैं तो आप भी आइए, तो उन्होंने उनको समर्थन देने की बात की। सिर्फ हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं इनसे पूछिए, बंधु तिर्की जी क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? राजेश कश्यप जी के पास आज दयामणि बाला जी आज या कल में गई थी एक समूह को लेके, वो उसके लिए क्यों नहीं कमिटल हो रहे हैं कि हाँ यहां पर रिम्स 2 बनना चाहिए? तो आपकी अपनी पार्टी के भीतर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब आप टेक्निकली देखते हैं तो आप हर जगह पे गलत है, चाहे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 हो, चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे वो सीएनटी हो, हर स्तर पे आप देखेंगे तो जमीन अधिग्रहण के जितने भी स्टेप्स होने चाहिए थे उसमें एक भी फॉलो नहीं किया गया। अब दूसरी बात, मान लीजिए फॉलो नहीं भी किया गया, आपको बनाने का मन भी था, तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए था? आप वहां पे जाते, वहां के किसानों से बात करते। लेकिन जब आप पिछली बार गए थे पहली बार, तो आप जेसीबी लेके पहुंच गए उस जमीन को कोड़ने के लिए। अभी आपने क्या किया? ना अधिग्रहण हुआ है, ना मुआवजा हुआ है, ना कुछ हुआ है, आपने बाढ़ लगा दी उस खेत में जहां पे वो रोपनी करते हैं पिछले साल तक। आप कौन होते हैं उसमें बाढ़ लगाने वाले? अगर आप ही का विभाग ये तक नहीं कह पा रहा है कि वो जमीन अधिग्रहित है, तो आप बाढ़ कैसे लगा देंगे? जिसके खेत में आप बाढ़ लगा देंगे, क्या उसे हक नहीं है जमीन को जोतने का? तो मैं कह रहा हूं वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो कोई हिंसा थोड़ी कर रहा है, वो किसान को कहीं जाके धरना प्रदर्शन थोड़ी कर रहा है, अपने खेत में हल जोतने की बात कर रहे हैं। ये तो सबसे बेसिक राइट हमारे कंट्री में होना चाहिए। और नहीं जोतेंगे तो खाएंगे क्या? एग्जैक्टली। और इसीलिए और उन्होंने अप्रोच किया, आप देखिए ये भाजपा का स्टार्ट किया आंदोलन नहीं है, उन्होंने अप्रोच किया है। तो और हमारा एक सशक्त विपक्ष के तौर पर ये धर्म बनता है कि जब सरकार इस प्रकार से निरंकुश स्टेप लेने लगे कि मेरा मन कर गया तो वहीं पे बन जाएगा। और जैसे चंपई जी भी बोल रहे थे कि अपने पास लैंड बैंक है, बहुत सारे ऐसे जमीन है जो ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है। उसी सुकरहुट्टू में पहले हुई है, यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है, वो देखिए एकदम बंजर जमीन पे हुआ है, तो लैंड यूटिलाइज करते हैं हम। आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि एकदम उसी जमीन के पीछे आप पड़ गए? मुझे लगता है शर्म जी, बहुत इंपॉर्टेंटली 1000 करोड़ का करीब ये प्रोजेक्ट है, और इसका वॉल्यूम देख के इस प्रोजेक्ट का जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका सर चकरा गया कि 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें कमाई बहुत अच्छी होनी है, तो इसको जितना जल्दी हम करवा के ही मानेंगे। पता नहीं मंत्री पद कब तक मेरे पास रहे नहीं रहे। और उस जल्दबाजी में इतना हठधर्मी हो गए कि मैं उसी जमीन पे कराऊंगा, तुरंत कराऊंगा। और एक बहुत मैं नैरेटिव्स बार-बार सुन रहा हूं, उसको मैं थोड़ा ब्रेक करना चाहूंगा कि रिम्स 1 की हालत खराब होने का कारण यह है कि रिम्स 2 नहीं है। मतलब रिम्स 2 बनेगा तो जैसे कि रिम्स 1 जॉन हॉपकिंस बन जाएगा। रिम्स 1 में आज सबसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, मशीन्स हैं, वहां पे दीवार में सीलन है, वहां पे जल जमाव होता है, वहां पे स्वस्थ आदमी चला जाए तो वो बीमार पड़ के आ जाए। आप ही के जितने भी मंत्री और नेता हैं सब दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं। उसका कारण यह है कि रिम्स 2 नहीं बन रहा है। इससे ज्यादा बकवास कोई लॉजिक हो नहीं सकती है रिम्स की हालत को, आज की हालत को जस्टिफाई करने के लिए। अगर आप इतने ही सीरियस हैं यहां की मेडिकल कंडीशन को सुधारने के लिए, तो रिम्स 1 की हालत सुधारिए ना। वही 1000 करोड़ लगा के रिम्स 1 को एकदम हाईएस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दीजिए कि कोई शिबू सोरेन को, कोई रामदास सोरेन को, कोई हफीजुल हसन को दिल्ली नहीं जाना पड़े। तो मैं मानूं कि आप स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हैं। चलिए अख्तर अली साहब, दोनों ही का जवाब दे दिए। एक तो कई गंभीर आरोप लगा दिए मृत्युंजय जी ने, और दूसरा ये भी सवाल है कि ये तो जायज़ बात मृत्युंजय जी कह रहे हैं ना कि भाई विपक्षी नहीं, आपके भी लोग, बंधु तिर्की ने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की थी, राजेश कश्यप से कल दयामणि बारला ने वहाँ के लोगों के साथ मुलाकात की, तो आप अपने ही लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे तो विपक्ष कहाँ से कन्विंस होगी? देखिए, राजेश कश्यप जी हो या बंधु तिर्की जी हो, उनके पास भी बहुत सारे डेलीगेट्स लोग जाते हैं। दयामणि बारला पिछले बार बहुत ही संघर्ष की थी वहाँ पर, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि जो लॉ कॉलेज बना है उसी पे, और बीजेपी की सरकार ने वहाँ पर बनवाई थी, और जो रिंग रोड वहाँ से गुजर रहा है, उस रिंग रोड में भी मुआवजा इन लोगों ने नहीं दिया था कि ये लैंड पहले से एक्विजिशन किया हुआ है। अब मैंने तो आपको बताया कि मेरा खुद रिश्तेदार लोग 5 एकड़ बंधु तिर्की जो कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस प्रदेश के, अख्तर साहब, उन्होंने यही कहा जो विपक्ष कह रही है कि भाई खेती योग्य जमीन मत लीजिए, आप बंजर जमीन में बना लीजिए। देखिए, अब सरकार अगर अधिग्रहित की हुई है पहले से, और सरकार की वो जमीन है, एग्रीकल्चर की जमीन, हम तो अभी तक वही मान रहे हैं। और बहुत सारा दस्तावेज लोगों ने
जमा किया है कि देखिए उस वक्त हम लोगों को इतना पैसा मुआवजा मिला था। नहीं तो आपको हम करेक्ट कर देते हैं, कई एक लोग 153 1954 में अधिग्रहण हुआ था, 153 या 56 रैयत थे, 128 ने मुआवजा लेने से मना कर दिया तख्ता साहब, नहीं लिया था मुआवजा। देखिए लेकिन हमारे पास भी कुछ दस्तावेज है ना, आपको कहाँ से किस सोर्स से RTI मिला है, RTI से कहाँ तक मिला है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ पर जब 20-25 लोगों का जमीन में तो लॉ यूनिवर्सिटी नहीं बना है। लॉ यूनिवर्सिटी भी लगभग 50-60 एकड़ जमीन में लॉ यूनिवर्सिटी बना हुआ है, और वहाँ कम से कम 7 से 8 एकड़ जमीन में रिंग रोड भी बना हुआ है जी जो वहाँ से गुजर रही है, उसी का एक पार्ट है। अब रही बात की जैसे 2013 का जो लॉ के अनुसार लैंड एक्विजिशन जिस ज़मीन का नहीं हुआ, तो एचईसी में भी बहुत सारा हमारा वैकेंट पड़ा हुआ ज़मीन था, तो वहाँ स्मार्ट सिटी रघुवर दास ने क्यों बनवाना शुरू किया, वहाँ का रैयतों को वापस कर देते हैं कि इतना ज़मीन तो आप लोगों ने यूज़ नहीं किया है, एचईसी ने यूज़ नहीं किया, अब इसको वापस रैयतों को कर दो, वहाँ पर बन सकता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर एग्रीकल्चर की ज़मीन में, एग्रीकल्चर का एक्वायर किया हुआ ज़मीन पर अगर रिम्स 2 जब लॉ कॉलेज बन चुका है, तो वहीं पर अगर हम रिम्स 2 बनाना चाह रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्यों हो रही है? चलिए, और मेरी बात पूरा नहीं हुआ कि इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को लालच दिख रहा है। अरे हम काम करने आए हैं, इनकी आदत रही है ना, इन लोगों ने जो अब तक किया था वही इनको नज़र आता है कि 1000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य मंत्री का कमाई हो जाएगा। ये नहीं, मतलब बेतुका बात, आरोप लगाना, इस तरह से इनको मतलब भ्रमित करना जनता को। देखो 1000 करोड़ का इनका नियत देखिए, रिम्स 2 बन रहा है, इस पर खुशी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री 1000 करोड़, ये कहाँ से, मतलब 1000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य मंत्री को मिल जाएगा क्या? वहाँ काम होगा तो स्वास्थ्य मंत्री अपने से, अपने हाथों से उसको काम कराएंगे, अपना ठेकेदारी पे वो काम कराएंगे। मतलब जो इनकी आदत रही थी पिछले सरकार में, मुख्यमंत्री अपना जिस तरह से बेटा को लगा करके रखता था तमाम जगहों पे कलेक्शन करने के लिए, वो उनका दिमाग में चल रहा है कि शायद यहाँ इसी तरह से अभी भी होता होगा। लेकिन इनको कह देना चाहता हूँ कि ये साफ और मतलब साफ छवि वाली सरकार है। यहाँ जो भी काम होगा जनता के लिए काम होगा। इसी वजह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीति आयोग ने झारखंड को नंबर 1 का सुधार के लिए नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। और अगर रिम्स 2 उस वक्त तक सुधार नहीं हो सकता है जब तक कि वहाँ पर दबाव, मरीजों का दबाव कम नहीं होगा, वहाँ सुधार किया ही नहीं जा सकता है। आप वहाँ पर देखेंगे कि लोगों को इलाज करने के लिए बरामदों में रहना पड़ता है। वो दबाव जब तक कम नहीं होगा, वो भार जब तक कम नहीं होगा, जब तक रिम्स 2 नहीं बनेगा, जब भार कम होगा मरीजों का। चलिए हम लौटते हैं अख्तर साहब। अब मृत्युंजय जी आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे होंगे, लेकिन मृत्युंजय जी के पास नहीं, प्रेमशाही दादा के पास से बारू कर रहे थे। दादा ये जरा हमको समझाइए तो, जब जो सत्ता में रहता है, जो भी पार्टी, आप तो लगातार संघर्षशील रहे हैं, आपने बहुत करीब से चीज़ों को देखा है, जो सत्ता में रहता है, जो भी पार्टी की सरकार रहती है, उनके लिए वो विकास का मॉडल रहता है, और जब वही विपक्ष में बैठ जाते हैं तो फिर वो विरोधी दिखने लगता है कि भाई ये जनता विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। इसको किस रूप में आप देखते हैं और किस रूप में आप समझा पाइएगा इसको? देखिए, मुझे समझाना नहीं है, माननीय जो प्रवक्ता साहब हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको आदिवासी को समझना समझ में नहीं आई। वो किसान नहीं है, उन्हीं के मंत्री जयराम नरेश ने बनाया है जो कानून बनाया, भूमि अधिग्रहण कानून 2013, बढ़िया से ड्राफ्टिंग किया था आदिवासियों के लिए। और पूरे देश के पैमाने पर कहा गया था जिस सरना स्थल भी जा रहा है तो उसके एवज में हम जमीन देंगे, यदि उतना जमीन जा रहा है एग्रीकल्चर जमीन तो उसके बदले में जमीन देने का प्रोविजन है। आपको एक आदिवासियों के प्रति संवेदना होना होगा। आप हिटलर जैसा बात कर रहे हैं, एक सरकार को एक विकास के पैमाने पर, अरे विकास का हम लोग बोले कि विकास का हम लोग समर्थक हैं, लेकिन वहां पर एग्रीकल्चर जमीन है, उनके पास खाने के लिए नहीं है। और जब भी इस तरह का यदि जमीन चला जाता है तो हम समझते हैं कि वो बेघर हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे और कहीं का नहीं रह जाएंगे। आप देख लीजिए एचईसी का आदिवासियों का क्या हाल है। आप एचईसी की बात करते हैं, बोकारो का हाल देख लीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ साहब कि आप बीजेपी और कांग्रेस का हम बात करने के लिए नहीं आए हैं। वहां पर रैयतों के द्वारा जो नगरीय जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में सभी संगठन को बुलाया गया, कुछ पार्टी को भी बुलाया गया, सबको निमंत्रण दे रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि वहां पर समाधान हो। सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस प्रवक्ता से पूछिए देश की संविधान और लॉ और कानून को मानते हैं कि नहीं। यदि आप जमीन लेने के लिए आप नियम संगत आप
पब्लिक से कॉन्फिडेंस भी नहीं ले रहे हैं। आपको पता है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में 75% यदि वहाँ की जनता असहमति है तो आपको किसी भी कीमत में जमीन आपने नहीं ले अच्छा सकते। दादा, 24 लेकिन को आप बंधु बार-बार- तिर्की और राजेश कश्यप भी आएंगे क्या? अरे आप बिल्कुल स्वागत है, मैं तो मुख्यमंत्री को भी स्वागत करता हूँ। नहीं उनके पिताजी स्वागत नहीं, क्योंकि आप लोगों की इस 2012 लड़ाई में आए वो थे। लोग खड़े रहे हैं। बिल्कुल हम लोग सबको दे रहे हैं निमंत्रण। अब यदि राजनीति से प्रेरित होंगे तो नहीं आएंगे। और मैं तो प्रवक्ता को भी बुलाना चाहता हूँ, आप सादर आमंत्रित हैं और हमारा जो है जमीन को बचाएं। लेकिन इस तरह का बात करेंगे कि वहाँ विकास होना चाहिए। अरे भाई आदिवासी तो विकास के लिए पूरा रांची दे दिया है, पूरा झारखंड दे दिया है। उद्योग आप देख लीजिए कितना 1000 एकड़ आदिवासियों ने दिया है। लेकिन आप एग्रीकल्चर जमीन लेकर के हम लोग चाहते हैं नियम संगत काम। आप कोई मुआवजा नहीं लिया है, आपकी क्या दस्तावेज है? आप झूठ मूठ का आप जो है लॉ यूनिवर्सिटी को दे दिए तो हमको क्यों नहीं देंगे? ये पॉलिटिकल पार्टी का ये जुबान होता है? कैसा ये प्रवक्ता है भाई? कोई समाजवाद पढ़ा है कि नहीं? ये सोशल पढ़ा है कि नहीं? इसमें बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी मसले पर क्या राहुल गांधी आपके तानाशाह हैं क्या? आप बीजेपी कांग्रेस के लिए आए हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप आदिवासियों की हितों के लिए चाहते हैं तो व्यापक बैठक करिए कि वहां जमीन लें कि नहीं लें। सर्वदलीय बैठक बुलाइए, समाजिक संगठन को बुलाइए। आप इस तरह का कहेंगे कि भाई वहां ये बन गया वो बन गया। मैं चाहता हूं कि नियम संगत का बात हो। राम सभा की शक्ति का जो है आप कॉन्फिडेंस लीजिए। आप भूमि अधिग्रहण कानून 2013 पढ़े हैं, आप पूरा बुक बनाकर पढ़िए और जान लीजिए 2013 का जो भी कानून है ये जब लागू हो गई तो आपको 1894 डेमोलिश हो गया, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए तत्काल प्रभाव में इस विषय पर सौहार्दपूर्ण तरीके से आपको डिस्कस करके जो है आपको बात करना चाहिए। आदिवासी स्टेट है भैया, आपको पता है, उनको पूछे प्रवक्ता को कि हमारे पूर्वज लोग जोत कोट के जमीन को बनाया, धान का उत्पत्ति किया, उनको पता है। देखिए आदिवासी सिद्धांत को आप नहीं जानते हैं तो उल्टा पलटा मत बोलिए। जीत गए हैं, सत्ता में आ गए हैं तो उल्टा आप बनाई कहीं पूरा हम लोग जमीन का व्यवस्था करेंगे। लेकिन आप इस तरह की बात करके आदिवासी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। रही बात, कोई भी पार्टी वहां आ सकता है, कांग्रेस पार्टी को भी दिए हैं और भाजपा के लोग भी निमंत्रण दे दिया गया है, आदिवासी संगठन को दिया गया है। ये बिल्कुल सामाजिक लड़ाई है, इस पर राजनीति करोगे तो आने वाला समय दूरगामी परिणाम पड़ेगा। चलिए हम और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए मृत्युंजय जी का रुख करते हैं। मृत्युंजय जी, इससे पहले वाला सवाल में आप कह रहे थे कि नैरेटिव ब्रेक करने की आवश्यकता, ब्रेक करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन अभी भी वही बातें आ रही है कि रिम्स 1 पर भार तभी कम होगा जब रिम्स 2 का निर्माण होगा। ये चलिए एक बार के लिए जस्टिफाई कर लिया जाए, लेकिन वहीं पर सिर्फ वो इससे कम हो जाएगा, ये जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत गलत नैरेटिव है और इसको एक एक्सक्यूज की तरह यूज किया जा रहा है कि रिम्स 2 कितना जल्दी और कितना ज्यादा जरूरी है। रिम्स 2 की जरूरत के कारण ही क्या अभी जो जमशेदपुर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में कॉरिडोर गिर गया, 3 लोगों की मौत हो गई, इसलिए हो गई क्या कि रिम्स 2 नहीं था? आपके यहां जो 3 बड़े बड़े मंत्री जिनको दिल्ली जाना पड़ा, जिसमें से 2 की अब मौत हो चुकी है, इसलिए था कि रिम्स 2 नहीं था। जो आपके मंत्री हैं वो टेम्पो में भरकर मरीज को हॉस्पिटल भेज रहे हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। वो रिम्स 2 की कमी की वजह से क्या? जितने 108 एम्बुलेंस सब बंद पड़े हैं, किस लिए बंद पड़े हैं? आपके यहां आयुष्मान योजना बंद पड़ी है। पूरे देश में अकेला राज्य है जहां आयुष्मान योजना की आप लोगों ने धत्ता कर दिया। उस योजना का मरीज भटक रहे हैं दर दर। जहां 10 बेडेड हॉस्पिटल होते हैं उसको आपने 30 बेडेड कर दिया और उसमें भी आप 6 महीने से पैसे नहीं दिए आप लोगों ने हॉस्पिटल्स को। हॉस्पिटल्स ने मरीज लेना बंद कर दिया। इधर उधर तड़प रहे हैं मरीज आयुष्मान योजना के बंद होने के कारण। किसके कारण हुआ? जो 3 मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार में रघुवर जी की बने थे, डाल्टनगंज, हजारीबाग और दुमका में, एमसीआई को कहना पड़ा कि इसका निबंधन रद्द कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिक्विजिट इंस्ट्रूमेंट्स है और मैन पावर है वो नहीं है आपके पास। वो रिम्स 2 के कारण हो रहा था क्या? ऐसे दर्जनों हैं शारिफ जी, गिना सकते, मतलब जितना बोल सकते हैं। इसी वर्ष याद होगा आपको सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी जनवरी 2025 में, हम लोगों ने उस पर चर्चा भी करी थी। सबसे ज्यादा अगर उसमें ऑब्जर्वेशन थे तो स्वास्थ्य पे, मैन पावर की कमी, फंड का अंडर यूटिलाइजेशन। कोविड के दौरान हम लोगों ने लेस देन 50% फंड यूज किया था जो कोविड के लिए हमें मिला था। और आपको याद होगा हेमंत सोरेन जी कितना रोना रोते थे कि कोविड के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं तो हम बहुत अच्छा प्रबंधन कर सकते थे। तो सरकार को अपनी नाकामियों पे दूसरे पे डालने के लिए, किसी परिस्थिति पे डालने के लिए सबसे आसान होता है और यही कर रही है सरकार। आप बिना रिम्स 2 बनाए भी रिम्स 1 की हालत अच्छी कर सकते हैं, ये नॉन नेगोशिएबल है। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ये कोई नहीं कह रहा है कि उसके बनने से अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन उसके कारण अब हर चीज बोल दीजिए कि पूरे राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है तो रिम्स 2 नहीं बन रहा है, देवघर के एम्स में कुछ होगा तो रिम्स 2 नहीं बन रहा है। ऐसे थोड़ी होता है।
समझिए मेडिकल का क्या स्ट्रक्चर होता है। मेडिसिन में 3 तरह का स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर हम बोलते हैं। प्राइमरी केयर जो आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो ब्लॉक में होते हैं उसको आप सामुदायिक केंद्र बोलते हैं, सेकेंडरी हो गया। आपका जो टर्शियरी है, जैसे रिम्स हो गया, एम्स हो गया, इसको टर्शियरी केयर सेंटर बोलते हैं। आपका इस पे भार कब कम होता है, जब आपका प्राइमरी केयर सेंटर और सेकेंडरी केयर सेंटर जो है वो अच्छा होता है, तो मरीज रेफर ही कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपने अपने प्राथमिक उपचार केंद्र, सामुदायिक उपचार केंद्र को जैसे अच्छा करेंगे, हजारीबाग का सदर अस्पताल जैसे ही अच्छा कर देंगे, तो रिम्स आने वाले, रेफर होने वाले मरीज ही कम हो जाएंगे। लेकिन ये सब पे ना, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज पे, डॉक्टर्स के इश्यूज पे, आप कह रहे थे बहुत साफ सुथरी छवि वाले इनके मंत्री और सरकार है। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने रिम्स के निदेशक को क्यों हटाया था वो चिट्ठी साइन करके? एकमात्र कारण था कि निजी डायग्नोस्टिक सेंटर को बिना अनुबंध के ये पैसा देने के लिए मजबूर कर रहे थे। उसमें क्या इंटरेस्ट था हमारे मंत्री जी का कि वो लगता है कोई सिपाही होगा, उसको ऐसे साइन करके बर्खास्त कर दिया रिम्स के निदेशक को, और उसके बाद थूक कर चाटना पड़ा जब हाईकोर्ट ने कहा कि इनको वापस बहाल कीजिए। शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी? तो राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था जो राज्य की है वो बहुत जर्जर है, और उसके लिए काम करने के बजाय आदिवासियों को अब आप टारगेट करके ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वहां पे अगर विरोध नहीं होता ना तो सारा अच्छा हो जाता। और देख लीजिए, सरकार बार बार सिर्फ कहती है कि सबसे ज्यादा आदिवासियों की बात करती है, अबुआ सरकार है। रिम्स 2 सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप सीरम टोली में देखिए क्या हुआ। सीरम टोली में यही आदिवासी संगठन, उसमें तो पार्टी भी नहीं इन्वॉल्व थी, आपको याद होगा शायद जी, पार्टी के तौर पर हम एक बार भी वहां नहीं गए हैं, भाजपा के तौर पर सारे आदिवासी संगठन थे। आपने क्या किया, उनकी आंख में धूल झोंक कर रात में नोटिफिकेशन निकाल कर सुबह सुबह आपने उसका उद्घाटन कर दिया। आप सूर्य हासला के केस में देखिए क्या हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो वीर चांद भैरव के नाम पर 350 बच्चों का स्कूल चला रहा है, जो वहां शिक्षा जागृत कर रहा है, जो ज्यादातर मामलों में बरी हो चुका है, उसको आप इनकाउंटर में मार देंगे। और इसी बोकारो में एक आदिवासी महिला का जो बलात्कार करने का प्रयास करता है, आप उसको अवार्ड करते हैं, आप उसको रिवॉर्ड देते हैं, उसको नौकरी देते हैं, उसके साथ जाके खड़ा होकर फोटो खिंचवाते हैं। ये किस प्रकार की अबुआ सरकार की आप बात करते हैं? तो आपकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है जी। और हम कभी भी ना मैटर ऑफ द फैक्ट पे बात नहीं करते हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव पे जाने लगते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप इनकी सरकार के अंदर पूछ लीजिए ना, कांग्रेस के अंदर पूछ लीजिए, ज्यादातर नेता इस पक्ष में नहीं है कि वहां पर रिम्स 2 बने। और क्यों आपकी हट है? क्या जमीन की कमी है हमारे रांची के आसपास में, और बंजर जमीन की कमी है क्या? तो ये कौन सी हठधर्मिता है? मानिए, आप उन्हीं की बगल से बात मानिए, किसान है बेचारे, 250 परिवार है, उनके पेट पे लात मत मारिए। और दूसरा, कुछ भी होने से पहले आज तक उनको 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला, और उनकी जमीन पर जाके आप बाढ़ लगा देते हैं। होते कौन है आप उनकी जमीन पर बाढ़ लगाने वाले? ये तो तानाशाही है फिर हर प्रकार की। फिर करिए जो मन में आता, फिर ये मत कहिए कि आप अबुआ सरकार और आदिवासी हितैषी सरकार है। फिर आप उन लोगों की सरकार है जो पैसे बनाना चाहते हैं इस पूरी मुहिम से। चलिए अख्तर अली साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल की आवश्यकता है, क्योंकि मृत्युंजय जी और प्रेमशाही मुंडा जी ने कई सवाल आपके लिए छोड़ दिए हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ये वही लोग हैं जो आदिवासियों का किस तरह से शोषण किया था, हजारों हजार आदिवासियों को देशद्रोह बनाया था। ये वही है जो अडानी को ज़मीन देने के लिए कितने आदिवासियों को बेघर कर दिया था और ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन छीन के अडानी को पावर प्लांट के लिए ज़मीन दी थी। ये वही लोग हैं जो भूमि अधिग्रहण बिल 2013 का संशोधन सोशल इम्पैक्ट को ख़त्म किया था, जिसे राष्ट्रपति खैर आदिवासी थी, उनको समझ में आया, उन्होंने उसे नामंजूर किया, वरना क्या हाल होता। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज जो बखान कर रहे कि वहाँ पर अगर भूमि अधिग्रहण हो रही है, तो अगर किया भी था सरकार ने तो 2013 का अमेंडमेंट के अनुसार वो जगह अगर 12 साल तक कुछ नहीं किया तो वापस रैयतों को मिलना चाहिए। तो फिर वहाँ पर HEC पे ये मामला क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आदिवासी संगठन वहाँ गए कि वर्षों से यहाँ पर 64 में एक्विजिशन की गई थी, अब 64 के बाद में 14 तक ज़मीन खाली है। इतना ज़मीन यहाँ किसी तरह का कोई निर्माण नहीं होगा, बहुत सारा बंजर ज़मीन है जहाँ स्मार्ट सिटी बना लो, और वहाँ पर इन्होंने स्मार्ट सिटी का नींव रखा, और आदिवासियों की ज़मीन को वापस उस वक्त क्यों नहीं इन लोगों ने दिलाया था? कुछ लोग हैं, कुछ तथाकथित लोग हैं, इनके समर्थक लोग हैं, जिनको रात में जाके कान भरने का काम करते हैं और उसके बाद में एक उन्गुलान करवाते हैं। सरकार की नीयत, जो एक नीयत देखिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं और विरोध किस चीज़ के लिए लोग करवाते हैं। वो फ्लाईओवर जो वहाँ पर जो रातों रात जो कराया गया था, इन्हीं के वजह से, कि सुबह जानते थे कि प्री प्लान किस तरह से है और यहाँ पर होने क्या वाला है। नहीं तो उस एजिटेशन में तो बीजेपी कहीं नहीं थी अख्तर साहब। नहीं, बीजेपी रहती थोड़ी है, वो तो पर्दे के पीछे से करती है। दंगाई पार्टी है ये लोग, दंगा कराना इनका काम है, दंगा करने वाला सामने आता है।
वो तो घर घर जा करके लोगों को प्रलोभन दे करके भड़काना इनका काम है। ये लोगों को भड़का करके रखते हैं, पैसा वगैरह दे करके रखते हैं। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये सिर्फ हर वो मामला में अच्छा कीजिए या बहुत ही अच्छा क्यों ना कीजिए आदिवासियों के लिए, उनमें इनको खोट निकालना है और बताना आदिवासियों को कि देखो ये तुम्हारे लिए गलत हो रहा है। मैंने तो शुरू में जब कहा कि वहाँ पर उसी जगह पे ना प्रेम साही जी ने जवाब दिया ना बीजेपी के प्रवक्ता ने कि वहाँ पर जब लॉ यूनिवर्सिटी बन गया तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे, क्यों बनने दिए? जब वहाँ रिंग रोड की ज़मीन एक्वायर हो रही थी उसी नगरी मौजा में, तो ये लोग कहाँ थे? उस वक्त भी तो बोलना चाहिए था ना। रघुवर दास की जब सरकार थी तो ये लोग समर्थक थे उनके, वो जैसा चाह रहा था वैसा कर रहे थे ये लोग। कितने स्थानीयों को उस लॉ कॉलेज में रघुवर दास ने नौकरी दिया, कितने लोगों, नगरी का कितना लोग वहां पर सर्विस कर रहे हैं आज? जमीन तो उनकी थी ना। सवाल तो ये भी उठता है। देखिए, बात कहने को बहुत कुछ है और ये मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ में रही, उनकी हितैषी रही है। और अगर बगैर सहमति का अभी जो बाढ़ लग गया है या जो बाढ़ भी लगा है तो वहाँ भी खेमाबंदी है। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं बने और उनकी कुछ ग्रीवांसेस है जिसे सरकार ने कमिटमेंट किया कि हाँ हम उसको पूरा करेंगे, तभी वहाँ पर काम लगाया गया है। क्योंकि पहले वहाँ पर 2 एक्विजिशन हो चुकी है, उसके बाद में तीसरा जब बात आया कि रिम्स 2 बनाया जाएगा, बहुत जगहों पे खोजा गया। पहले देखिए, कोई भी हॉस्पिटल किसी जंगल में तो बनाया नहीं जा सकता है, सारा कनेक्टिविटी देखा जाता है कि लोग जब आए तो वहाँ पर यातायात की सुगम हो, हर जगह से पहुँचा जा सकता है। वहाँ पर उस जगह को चयनित किया जाता है, अच्छा लगा, बनाया गया है। अगर आम सहमति नहीं बनेगी तो यह हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, अबुआ सरकार है। इनके साथ लाठी डंडे के साथ में ज़मीन को छीना नहीं जाएगा। जिस तरह से रघुवर दास ने अडानी के लिए लाठी डंडा से छीना था ज़मीन, और भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को संशोधन, जो सोशल इम्पैक्ट, जो आम सभा जो कर रहे हैं ना, आम सभा के थ्रू किया जाएगा, यही कांग्रेस पार्टी थी और जेएमएम था। पार्टी लेवल पे इसका विरोध किया गया था, झारखंड बंद किया गया था, जिसे फिर राष्ट्रपति उस वक्त के राज्यपाल ने इसे नामंजूर किया था, जो खारिज हुआ। वरना फिर तो जमीन की किस तरह लूट होती वो आप सबके सामने रहता। चलिए प्रेम साही दादा, सुना होगा आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को, जो आप कह रहे थे सत्ता पक्ष को रिप्रेजेंट करना है, वो तो कह रहे हैं कि भाई आम सहमति नहीं बनेगी तो लाठी डंडे पे नहीं छीनी जाएगी जमीन। ठीक बात है। मैं प्रवक्ता जी से कहना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपने पार्टी में रखें बात को, कार्य समिति की बैठक में रखें, उसकी आंतरिक जांच कर लें। कोई भी बैठक अंडरग्राउंड नहीं होनी चाहिए। जैसे आज की परिपाटी बना हुआ है नौकरशाहों का, उद्योगपतियों का, ठेकेदारों का, कि बैठ करके एक इकोनॉमिकल के भी काम करते हैं। आपको आदिवासी संवेदना को समझना होगा। और आदिवासी समाज कांग्रेस पार्टी को बहुत प्यार करती है, अभी भी प्यार करती है, मुक्ति मोर्चा को भी मानता है, वोट दिया, बनाया है। लेकिन आप देखते हैं कि जब से आप जीते हैं चुनाव, तब से हम लोग देखते हैं कि आप प्रूफ एंड प्रूफ जो है, आप नियम कानून को हता बताते हुए आप जमीन को छीनना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी काम हो नियम संगत हो। आप जो है 2013 का जो मामले है उस पर आप इस्तेमाल करिए। आप क्यों कह रहे हैं कि लॉ यूनिवर्सिटी ने ले लिया, उसमें कहा थे, हम लोग भी आंदोलन किए थे, हम लोग पे भी केस लगा है, हम लोग भी जो है उसमें झारखंड बंद किए थे। हो सकता है कि प्रवक्ता महोदय थे कि नहीं, लेकिन व्यापक आंदोलन हुई थी। लेकिन कुछ कारणवश जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन बार बार आप उसी जमीन को आप देखेंगे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों को संवेदना को देखिए। आपको वोट देकर जिताता है, लेकिन आप कभी भी आपने सोचा कि उनसे बात करें? कब बात करें? हम तो चाहते हैं कि ओपन टेबल टॉक, एक तरफ ग्राम के लोग रहें, एक तरफ सरकार के लोग रहें, उसकी सहमति ली जाए। लेकिन आप भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का एक भी कानून का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा बुआ रहा है कि जमीन को लहलहाता है। जमीन आप देखे आ गया, रोड का कनेक्टिविटी है तो यहीं पर बनाएंगे। देखिए, सत्ता इससे नहीं चलता है, राजनीति इसको नहीं कहते हैं। पुराने समय में समाजवाद की राजनीति हुई, कांग्रेस भी समाजवाद की विचारधारा से चलता है, हम लोग भी लोहियाबादी से चलते हैं। लेकिन आप जिस तरह से आप काम करने का जो प्रयास किया है, पूरी तरह से हिटलर सही के रूप में है। आपको जनता से बात करना चाहिए। नहीं तो देख लीजिएगा कि वहाँ पूरे झारखंड के लोग आ रहे हैं, 24 तारीख को देख लीजिएगा, और बहुत बड़ा जो है बड़ा जन आंदोलन होगा। और हार होगी, तीसरी चीज नहीं जानते हैं, हम अपनी जमीन है, कृषि योग्य जमीन है,
हमारे आदिवासी जमीन दिया है, खाद दिया है जमीन, पूरा रांची शहर में देख लिए सब आदिवासी जमीन पर बसा हुआ है, पूरे झारखंड में देख लीजिए आदिवासी जमीन पर बसा हुआ। लेकिन आपकी कैसी पार्टी है भाई, कैसे सरकार है कि आप पूरी जनता से भी बात नहीं करना चाहते हैं? आप जनता से संवाद बनाइए तभी समस्या का समाधान होगा। नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा आने वाला समय में जिस प्रकार से जन विरोधी कानून लागू की जा रही है आदिवासी मूलवासियों के लिए, हमेशा जो है आक्रामक तौर पर एक गृह युद्ध की ओर आगे बढ़ सकता है। तो आक्रोश तो बहुत है, बहुत सारी जमीन, हम विकास के पैमाने पर कहीं भी हम लोग विरोध नहीं करते, लेकिन जहां पर रिम्स का मामला हो चाहे कोई भी उद्धव के मामले हो, आपको पूरे संविधान सम्मत काम करना चाहिए और जनता कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। अच्छा दादा, एक चीज बताइए तो ये जो अधिग्रहण का मामला है ये कितनी जमीन का है? क्योंकि चंपई सोरेन ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने बताया कि सरकार ने कितना अधिग्रहण किया है ये पता ही नहीं किसी को। नहीं, सरकार ने अधिग्रहण, देखिए अभी अधिग्रहण की बात नहीं है, अधिग्रहण पहले किया होगा, जैसे यूनिवर्सिटी को किया है, बीज निगम के लिए कुछ किया था, उसके बाद और अधिग्रहण करने के आए थे उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह, तो देखा इसमें विरोध हुआ था तो उन्होंने छोड़ दिया। आरटीआई से हम लोग मंगाए हैं और अभी भी फिर से आरटीआई मंगाएंगे कि इसकी जमीन की अधिग्रहण हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अभी का जो मामला है रिम्स के मामले में लगभग 200 समथिंग 27 एकड़ समथिंग अधिग्रहण करने का प्रोविजन है। बताइए 200 एकड़ एक अभी कृषि योग्य भूमि। तो मैं यही चाहता हूँ कि आदिवासी की संवेदना पर बात करिए आप और नियम कानून के संगत बात करिए। यहाँ पर कभी भी नियम संगत बात नहीं हुई है। वो एक आदमी संशय में रह रहा है कि उसको मुआवजा मिला है, एक आदमी बोला नहीं मिला है, और सरकार क्या कहती है, प्रवक्ता क्या करते हैं इसकी पता नहीं चल पाता है। तो ओपन टॉक होके बोल दो, एक तरफ जो है ग्राम सभा के लोग रहे, एक तरफ सरकार के प्रतिनिधि रहे, स्पष्ट पता चल जाएगा लोग देना चाहते हैं कि नहीं। चलिए दादा लौटते हैं आपके पास में। तो जी जो अख्तर अली साहब ने कहा कि कितना जस्टिफाई आप इससे हो पा रहे हैं और कर पा रहे हैं खुद को कि भाई वार्ता होगी, बातचीत से हर चीज़ का हल निकलता, हम लाठी डंडे पे के जोर पर अधिग्रहण नहीं करेंगे। नहीं तो ये चीज तो उनके सिर्फ कथनी में नहीं दिखना चाहिए ना, करनी में भी दिखना चाहिए। अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। जब पहले दिन ये लोग जेसीबी लेके वहां पहुंचे थे और जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो उसके बाद इन लोगों ने फिर जबरदस्ती बाड़ क्यों लगाया वहां पे? इस बीच वार्ता क्यों नहीं की? ट्रू, वेरी अब जब आंदोलन करने जा रहे हैं तब ये बोल रहे हैं वार्ता करेंगे। इस सिरम टोली फ्लाईओवर के समय उस रैंप पर कितनी बार आदिवासी संगठनों ने सिर्फ ये कहा कि मुख्यमंत्री हमारी बात सुन ले। एक बार मुख्यमंत्री ने उन लोगों से बात तक नहीं की। मैं बाकी तो कुछ नहीं बोल रहा हूं कि सॉल्व कर रही हो, बात तक नहीं की। तो यही इस प्रकार की वार्ता होती है। उसके बाद रात के अंधेरे में आप नोटिफिकेशन जारी कर दे और सुबह उसका उद्घाटन कर दे और उसके बाद इन सारे आदिवासी संगठनों का भाजपा का बता दे। वाह, ये बड़ा अच्छा है। छात्र आंदोलन करे तो भाजपा का आंदोलन, आदिवासी आंदोलन करे तो भाजपा का, जो आंदोलन करेगा वो भाजपा का। बहुत अच्छा, हमें खुशी है, हमें तो खुशी है। लेकिन उन लोगों से पहले पूछ लीजिए, प्रेम शाही जी से पूछ लीजिए वो भाजपा के हैं क्या, पूछ लीजिए। जितने लोग बैठेंगे विरोध करेंगे सब भाजपा का। दूसरी बात, टेक्निकली सबसे पहले आप गलत है। एचईसी को उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। एचईसी का लैंड एक्विजिशन कब हुआ था? पढ़िए थोड़ा सा। जो लार एक्ट है 2013 का, वो क्या बोलता है? रेट्रोस्पेक्टिवली वो सिर्फ और सिर्फ तब लागू होता है जब लैंड या तो अक्वायर नहीं हो या उसका कंपनसेशन नहीं मिला हो। यूज पे बात नहीं होती रेट्रोस्पेक्टिव में। तो एचईसी को कंपेयर मत कीजिए उससे। इसीलिए मैं बोलता हूं जानकारी का अभाव और उसके बाद भी हठ धर्मिता, यह बहुत गलत है। इस पे आप कभी भी कोई मिडिल ग्राउंड लेने की कोशिश नहीं करते हैं। आप बस उसको थोड़ा जस्टिफाई कीजिए ना। क्या जस्टिफाई? मैंने तो आपको बता दिया। नहीं, एचईसी में और जो एग्रीकल्चर ने जो एक्वायर किया है, दोनों में क्या फर्क है? अरे भैया वही तो मैंने आपको समझाया कि एचईसी में लार एक्ट 2013 अप्लाई नहीं होता है और इसमें 2013 के बाद होता है। बिल्कुल होता है। 2013 के बाद जो एक्विजिशन हो वो होता है ना। लेकिन ये तो सुन लीजिए थोड़ा सा। 2064 में एक्विजिशन हुई है और यहाँ पर 58 में हुई है एग्रीकल्चर के थ्रू। या तो पढ़ लिया कीजिए, आप ही समझे ना। तो सुन लीजिए ना, तो चुप रहिएगा तो मैं समझा पाऊंगा। समझिए 2013 के पहले अगर कोई भी जमीन अक्वायर हुआ है तो रेट्रोस्पेक्टिव वो लग सकता है। लेकिन कब लग सकता है? या तो जमीन अक्वायर नहीं हुई हो, कंपनसेशन नहीं मिला हो। क्या आपने इस केस में कंपनसेशन दिया है? बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है। कंपनसेशन दिया है क्या इसमें आपने? हमारा स्टडी यही है कि कंपनसेशन लोगों को मिला है। तो, सारे लोग लाकर, मैं तो खुद शुरू में बताया कि 5 एकड़ हमारे रिश्तेदार का दिया, मैं उसका पूरा आपको हमने आरटीआई के हवाले से बताया है। वो कहां से पढ़ के आए हैं?
क्या पढ़ के कहाँ आए? से पढ़ के आए? नहीं, ये तो जवाब आरटीआई से आया ना, ये तो हमारा जवाब नहीं, अधिग्रहण बीजेपी तक का का जवाब नहीं नहीं। है, कॉम्पनसेशन तो छोड़ दीजिए, कंपनसेशन अधिग्रहण तक का नहीं बोल रहा है भुअर्जन विभाग। 1958 में ही लोगों को अरे कंपनसेशन मिला है, 1700 रुपया एकड़ के हिसाब से उस वक्त भी मिला है। या तो जानकारी रखिए, क्या जानकारी और नहीं तो कम से रखना कम है? सुन लीजिए, उस जमीन के लिए भूअर्जन विभाग आपके ने ये तक नहीं सर्टिफाई किया कि वो अधिग्रहित है। कॉम्पनसेशन तो सेकेंडरी आता है। तो जो सुनिए यार, जब जो अधिग्रहित ही नहीं जमीन और जिसके लिए 1 रुपया ही नहीं दिया है आपने, तो उस पे लार एक्ट 2013 लागू होता है और वो 5 साल के अंदर आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है एचईसी और उसमें, ये समझा कीजिए। तो फिर लॉ यूनिवर्सिटी कैसे बना? अरे लॉ यूनिवर्सिटी कहां है? कौन सा लॉ यूनिवर्सिटी? लॉ यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी उसी नगरी में बना हुआ उसी है, नगरी उसी में, के मैं बात उसी कर रहा नगरी हूं। में किसी ने उसी घर क्या उसमें उसी कौन सा नगरी में उसी मौजा की बात हो रही है जहां पर आपका रिम्स 2 बनना है, उससे सटा हुआ नेशनल यूनिवर्सिटी, उससे सटा हुआ है, उससे सटा हुआ किसी का घर है। लॉजिकली बात कीजिए ना, जो 200 एक्वायर होने की बात हो रही है, जितना एक्वायर एक बार में किया गया था, 227 एकड़ पूरी जमीन है ना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसी सटा हुआ आपका रिंग रोड जा रही है। 227 एकड़ है, नहीं 227 से ज्यादा, अभी 227 तो इन्होंने कहा, लेकिन 110 एकड़ जमीन लेने का प्रावधान है रिम्स 2 के लिए। वो टोटल वहां पर जितनी जमीन एक्वायर की गई थी उसी का पार्ट वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसी पार्ट को लिया जा रहा है रिम्स 2 के लिए। अच्छा चलिए, ऐसे थोड़ी है कि नेशनल यूनिवर्सिटी बहुत दूर में कहीं पर है, अरे वहीं पर बन रहा है, एक रोड का छोर पे नेशनल यूनिवर्सिटी, अरे एक रोड बाएं तरफ में आपका रिम्स 2। अच्छा मृत्युंजय जी, जमीन वही है, नेचर वही है, और वही एक्वायर किया है। चलिए आपकी बात मुकम्मल हो गई मृत्युंजय जी। एक डॉक्यूमेंट या एक न्यूज आइटम या एक प्रूफ इस चीज का दिखा दे कि दोनों सेम एक्विजिशन में आता है, तो मैं हार मानूंगा अभी। अब क्या मैं ले करके बैठा हूं, लेकिन मैंने तो बताया कि मेरा खुद का अपना रिश्तेदार का 5 एकड़ जमीन 1700 रुपया मौजा के साथ में उसी नगरी में दिया गया। माफी मांगता हूं इस प्रकार क्या प्रकार डिबेट है? अरे भाई मैं तो कह रहा हूं उसी नगरी मौजा का बात कर रहा हूं ना मैं, उसी नगरी मौजा में जो एग्रीकल्चर के लिए जो किया गया था एक्विजिशन, उसी में लॉ यूनिवर्सिटी को काट करके उस वक्त की सरकार ने दिया है बनने के लिए। किसी एक मौजे में 2 जमीनों के होने से यह साबित नहीं होता है कि एक का एक्विजिशन हुआ है तो दूसरे का जायज है। तो इस प्रकार मौजा को एक्सटेंड करके फिर आप प्रखंड में ले जाइए, फिर आप पूरे शहर में ले जाइए। को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अरे बोला तो उसी एग्रीकल्चर की जमीन में लॉ यूनिवर्सिटी बना है और उसी एग्रीकल्चर की जमीन का भी जो पार्ट बचा हुआ है उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि आधा में लॉ यूनिवर्सिटी बन गया और उसी को देख करके अब तत्कालीन सरकार ने बन गया लॉ यूनिवर्सिटी के लिए अधिग्रहण जो हुआ था उसमें भी आप बहुत एक्टिव थे। ये बातें अगर आप थोड़ा क्लियर कर पाए तो जी। नहीं, प्रेम शाहिदा से सवाल है। जो अख्तर अली साहब कह रहे हैं, आप सुन रहे होंगे, तो ये इसको थोड़ा क्लियर कर पाए, क्योंकि जो आंदोलन हुआ था उसमें आप भी एक्टिव थे, आप पे भी केस लगा था। तो केस लगा था, लेकिन भूमि अधिग्रहण हुआ है कि नहीं किसी को भी कंफ्यूजन है। देखिए हम लोगों ने, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम लोग आरटीआई से निकालते हैं, इनके दस्तावेज इनको दे देंगे। इसमें स्पष्ट कहा कि भूअर्जन में इसकी कोई प्रमाण नहीं है, ये देखिए लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी फिर से आरटीआई मंगा ले, वो खुद आरटीआई मंगा ले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कंफ्यूजन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि 1894 के साथ पहले ही भूमि अधिग्रहण किया गया है। यदि अधिग्रहण किया भी होगा, मान भी लिया जाए आपके अनुसार, तो 2013 के अनुसार 5 साल यदि इसकी इस्तेमाल नहीं होती है तो उसका स्वतः जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए इस पर व्यापक बैठक होनी चाहिए और सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी कभी सर्वदलीय बैठक होता नहीं है सरकार, लेकिन सर्वदलीय बैठक बुला करके, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन बुला करके इसको दूध का पानी करे और कहीं और रिम्स के लिए बनाए, नहीं तो आदिवासी समाज उतारू है। देखिए हमें राजनीति ना करना है, हमें सिर्फ कोई भी समर्थन करे, हमें जमीन चाहिए, सिर्फ जमीन और जमीन चाहिए। जाहिर तौर पर जमीन के मसले पर और आदिवासियों के मुद्दे पर सियासत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए समय समाप्त हो गया प्रेम शाहिदा हम लोगों का। अख्तर अली साहब बहुत शुक्रिया आपका, मृत्युंजय जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रेम शाहिदा आपका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया है नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को। तो तमाम तीनों मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया। और